स्वागत है आप सबका मार्केट आउटलुक हमारी खास सीरीज में। और हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी साहब। देवेन भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के आउटलुक पर ही एक राय लेना चाहता हूँ। अच्छी रिकवरी हुई है, अच्छी तेजी भी बनी है, 25,000 के आसपास वक्त भी बिता रहे हैं। क्या लग रहा है सर, क्या है डायरेक्शन बाजार का यहाँ से? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक थोड़ा बड़ा क्लियर होते जा रहा है। अगर वॉर रिलेटेड सिचुएशन अलग अलग कंट्रीज की देखें तो सब जगह पे एक शांति का प्रस्ताव की एक प्रस्तावना हो रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, क्योंकि हर टाइम आफ्टर डिस्ट्रक्शन जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के अंदर काफी हद तक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को आगे जुड़ने का एक अवसर मिल जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट कंडीसिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड सिनेरियो पर्टिकुलरली इमर्जेस वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन द रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैपेंस। इन दैट रेफरेंस आई वुड लाइक टू से कि मेटल एज अ कमोडिटी कुड पॉसिबली द फर्स्ट वन जिसके अंदर हमको एक एक्सपीरियंस मिलेगा आई थिंक हायर डिमांड का। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टेबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, जिसके हिसाब से हमें दो फायदे होते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक एक एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल में आती है, एट द सेम टाइम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो हम बोलते हैं वो अंडर कंट्रोल रहता है, और उसके रीजन से आई थिंक हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट के दाम कम होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसके अंदर आई थिंक द मार्जिन फैक्टर पर्टिकुलरली फॉर द इंडस्ट्री ये काफी हद तक हमें पॉजिटिव इमर्ज होते दिख रहा है। तो एक तरफ मार्जिन की स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो बयान होना और उसकी पॉसिबिलिटी, ये दोनों संभावित कारण के अनुसार देखे तो शायद मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अर्निंग्स का आउटलुक जो है जो 25-26 फाइनेंशियल के अंदर है, मैं समझता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी मेकिंग अ बेस ऑफ 15% प्लस काइंड ऑफ अ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। एंड उसके हिसाब से देखे तो शायद मार्केट में पार्टिसिपेशन और बाइंग इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट इज बिकमिंग कंडीसिव। मे बी इन द नियर टर्म मार्केट इज फैक्टर्ड ऑल पॉजिटिव न्यूज से थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है, बट कोई भी करेक्शन आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्शन में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। बाजार का मजबूती का मूड बरकरार है, क्या उम्मीद रखी जाए देवेन भाई? अगर इसी साल नया लाइफ हाई बनना है निफ्टी पे, ये मतलब अनरीजनेबल तो नहीं है, इतना तो हो ही सकता है। जरूर, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर वी वुड स्टार्ट डिस्काउंटिंग द फाइनेंशियल ईयर 28 एंड उसका हिसाब से देखें तो शायद निफ्टी का जो दायरा है वो करीबन आज 25,000 के आसपास का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से बढ़ के करीबन 32,000 33,000 तक आना संभवित है। तो मे बी आई थिंक 6 to 9 months जर्नी फ्रॉम नाउ it's possible that I think we may experience 30 to 33,000 of Nifty going forward. ओके, तो बिल्कुल सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर हो सकता है इस साल, और वहाँ पर तेजी और बन सकती है। बताएं सर, क्या क्या फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको क्या क्या सेक्टर्स हैं जहाँ आपको लगता है अच्छी मजबूती के संकेत आ रहे हैं नतीजों के सीजन को देखते हुए, बाजार के माहौल को देखते हुए? क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त ज़्यादा बेहतर है? So without getting too much further into detail, क्योंकि आगे पॉइंट पे रजू कर चुका हूँ, मेटल एज अ कमोडिटी आई थिंक लुक्स एब्सोल्युटली वेरी कन्विंसिंग। थोड़ा आप एंटीसिपेशन में बाय कर सकते हो मेटल एज अ कमोडिटी को, क्योंकि ऑल अदर फैक्टर्स आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव डिमांड सिनेरियो ऑन द कॉस्ट साइड। एट द सेम टाइम जो एनर्जी की कॉस्ट है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर एडिंग रिन्यूएबल एज अ सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। तो जिसके अंदर आपको ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं वो आपको कम होते मिल रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 years wherein most of the metal commodity companies would have a significantly large portfolio of captive renewable energy। तो ये हिसाब से देखें तो शायद उनका प्रॉफिट मार्जिन की जो ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगले 2 या 3 साल का व्यू लेके चलते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मेटल एज अ कमोडिटी should give handsome return in the portfolio of investors। दूसरी तरफ जो बड़ी बैंक है जिसकी साइज एयूएम की बड़ी है, उनके लिए एक अच्छा समय हम देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है और एट द सेम टाइम दिस बैंक्स आर हैविंग द बेटर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द लोन बुक क्रिएशन। तो मैं ऐसा समझता हूँ लाइक्स ऑफ एसबीआई, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी और इवन फॉर दैट मैटर अदर कॉर्पोरेट बैंक्स,
कि जहाँ पे मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो है कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद रिटेल, उनके लिए भी मेरा ऐसा ही मानना है कि एक अच्छा समय रहना चाहिए। मे बी स्लाइटली जंपिंग द गन, बट ऐसा समझ में आता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर एक दूसरा कंसोलिडेशन का दायरा चालू होएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो ये गवर्नमेंट ने पहले 5 साल के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कंसोलिडेशन का एक मूव किया था, उसमें उनको काफी हद तक सक्सेस मिला है। Maybe I would think that I think now another round of consolidation may happen to create 4 large size banks along with SBI into the domain. तो ऐसा शायद एक possibility गिन के चलते हैं, तो maybe public sector bank could be a dark horse given this kind of a possibility that we are counting at this point of time. ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा पूरा एक्शन। एक और बात जो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये वक्त आ गया है कि थोड़ी पोर्टफोलियो में चर्निंग की जाए? क्या आपको भी लगता है कि कुछ अब वो सेक्टर्स जो ग्लोबल मार्केट से जुड़े थे, मेटल, आईटी वगैरह, इनको जगह देनी चाहिए? अभी भी रिस्क काफ़ी है। लोकल जो कंजम्पशन वाले हैं या भारत के कारोबार से जुड़े हुए वही सेक्टर्स फोकस में रखें? तो जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं अनिल जी, उनके लिए तो कोई हम ज्यादा सलाह नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे भी अपनी मन से ये सेक्टर रोटेशन करते ही रहते हैं। और उनके लिए समय भी शायद अच्छा है कि ये सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके अंदर शायद वो अपने सेक्टर के अंदर रोटेशन करके वो यहाँ पे आईटी और मेटल को ज्यादा थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज अगले 3, 6, 12 महीने के अंदर यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ये शायद पॉसिबिलिटी आई थिंक द मोमेंटम ट्रेडर्स वुड बी एनकैशिंग इट। बट जो इन्वेस्टर है उनके लिए सलाह ये रहती है कि इवन दो देयर इज अ शॉर्ट टर्म के अंदर मोमेंटम का एक अच्छा स्कोप मिलता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। मे बी आई थिंक 25-30% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी केप्ट असाइड फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग। बैलेंस 70% ऑफ द पोर्टफोलियो जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपने देखा है, तो उसके अंदर आप डिस्टर्ब ना करें। जैसे आपने शायद डिफेंस के अंदर एक्सपोजर लिया है, शायद आपने रिन्यूएबल्स के अंदर एक्सपोजर लिया है, शायद आपने दूसरे नए इमर्जिंग सेक्टर्स में एक्सपोजर लिया है। तो अगर आपने ये पोजीशन आपने ऑलरेडी प्लान करके आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। मे बी 25-30% कैन बी केप्ट रिजर्व फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग, ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय दिया आपने और विस्तार से बाजार पर और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात